हैंड डालो। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो कवर करेंगे वो कौन कौन चीज़ें करेंगे। एक तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी कवर करूँगा। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन आएगा ना 100%। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और एक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोनों चैप्टर इसमें कंबाइन करूँगा पहले मैं। ठीक है, टोटल ये चैप्टर चलेंगे 5 दिन। ये 2 चैप्टर चलेंगे तुम्हारे 5 दिन, पूरा 5 दिन का प्लान है। ठीक है, इनको चलाने का 1 दिन ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ 5 दिन में पूरा खत्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में सुन लो जरा, पढ़ना क्या क्या है पहले ये तो पता लगे। सबसे पहले मैं बेसिकली बात करूंगा एटम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एटम। एटम और उसके सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको बोला जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, इसी में आएगा एक चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जब आप लोग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पढ़ लेंगे तब जाके हम घुसेंगे एक नए टॉपिक में जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बात आएगी उसी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़ रहे होंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 चीजें इसी के अंदर आती है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद एक आएगा इसमें बहुत अच्छा वर्ड, मॉलिक्यूलर मास। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। एक आएगा इसमें केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला प्रिपेयर करना। केमिकल फार्मूला क्या होता है? जिसमें हम यूज करते हैं क्रिस क्रॉस रूल। कुछ याद है? ये क्रिस क्रॉस रूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी केमिकल फार्मूला और क्रिस क्रॉस रूल। ठीक, काम इतने से चल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, जैसे जो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे जब हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थॉमसन के मॉडल से। थॉमसन का मॉडल है, फिर रदरफोर्ड का, और बोर्स का। बोर्स का था, हाँ, बोर्स और आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इन चीजों के बारे में बात करेंगे, और लास्ट होगा हमारा, खत्म करेंगे एवरेज एटॉमिक मास पे। वो भी और क्या बता, बाकी बीच का पार्ट हम लोग जो छूटा वो देखते रहेंगे। ठीक है, जो आता है नोट कर देंगे। हाँ, इसी के अंदर आएगा, फिर मॉडल जब पढ़ेंगे मॉडल आएगा तो इसी के अंदर तो आएगा। और जल्दी नोट करो इसको। हैंड डालेंगे सबसे पहले एटम से, हैंड डालेंगे एटम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और सीधा हाई लेवल पे जाऊंगा, इसलिए ध्यान से बीच में 2 मिनट के लिए भी रुकना मत। ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे, तो सुनते रहना मेरी बातों को ध्यान से। सबसे पहले बात आई एटम की। किसकी बात आई? एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट, सबसे पहला वर्ड स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब एटम वो पार्ट है जो सबसे छोटा है, और इंडिविजुअल मतलब और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एटम का मतलब ही यही होता है कि वो अनडिवाइडेड है। ठीक है, जब एटम का नाम दिया गया ना, तो ऐसा थोड़ी किसी भी चीज को नाम दे दिया, ऐसा राहुल दे देते उसका नाम नहीं, उसको नाम एटम क्यों दिया? क्योंकि एटम का मतलब यही होता है अमेरिकन इंग्लिश में या लैटिन इंग्लिश में कि क्या कहते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, जो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको एटम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एटम। तो एटम का नाम ऐसे पड़ा। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद, एटम तो चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। ठीक, यहाँ पे एक थ्योरी आती है जो बहुत फेमस हुई, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या आती है? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या है? ये नई चीज क्या है? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुछ ऐसा था, तो डेल्टन एक साइंटिस्ट आया। ठीक है, उसने ये बोला यार देखो एटम ना ऐसा दिखता है, अपनी थ्योरी दी। क्या दी? थ्योरी। उसने अपने कुछ पॉइंट दिए, उन्हीं पॉइंट को हम लोगों ने थ्योरी के रूप में पढ़ा। किसके रूप में पढ़ा? थ्योरी। ठीक है, तो क्या किया थ्योरी? तो पहले तो इसकी यही डेफिनेशन थी जो एटम की डेफिनेशन है। क्या इसने ये बोला कि एटम आर
स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। समझ में आ गया? पहले तो ये पॉइंट बोला कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले सबसे पहले यही बोला हमने, कहा बहुत बढ़िया। इसके बाद इसने ये बोला कि अगर एटम मैंने लिया हाइड्रोजन के मैंने 2 एटम लिए, कितने एटम लिए? 2। दोनों कैसे होंगे? सेम। कैसे होंगे? सेम। मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम। हाँ या ना? समझ में आया कि सेम एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, तीसरा ये था, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है, एलिमेंट अलग अलग है, हाँ। तो उनके एटम भी कैसे होंगे? अलग अलग। समझ में आ गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो ये आ गया हमारा अगली डेफिनेशन कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट पाए जाते हैं। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट है, ठीक है, सुनते रहो ध्यान से। अगला पॉइंट ये थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, समझ में आ गई? ठीक है, क्या क्या बोले पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में? पहला कि स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, दूसरा सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। ये 3 पॉइंट बोले किसने? डेल्टन ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो कुछ ऐसी है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कि एटम तो चलो ठीक है, उसके अंदर भी कुछ पाया गया। एटम तो ठीक था लेकिन उसके अंदर भी कुछ और पाया गया, उसके बारे में पढ़ना है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल और उनकी डिस्कवरी के बारे में। तो देखो एक सिंपल सा तरीका था याद करने का, ईंट पर नाच याद कराया। याद करने का तरीका है, देखो कैसे, हर बार बताते हैं। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इससे थॉमसन यानी जे थॉमसन याद रखेंगे। पी से प्रोटॉन, रदरफोर्ड, और एन से न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो याद करने का बस तरीका है। अगर आप लोगों को ये याद रखना है कि किसने किसको डिस्कवर करा, जैसे इलेक्ट्रॉन को किसने करा है? थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने करा है? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को चैडविक ने। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस रूल से हम इजीली याद रखते हैं चीजों को, डिस्कवरी। ठीक है, बाकी इनके बारे में बता रहे। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नो चार्ज। समझ में आया नहीं? क्लियर हो गया? ये सबको पता था? ठीक, बाकी इनके बारे में कुछ और डिटेल्स आगे जाके पढ़ेंगे। अभी खाली मेरे को ये बताना था इनकी डिस्कवरी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन किसने करा? थॉमसन ने। किसने करा? थॉमसन। प्रोटॉन किसने करा? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी में कभी कभार 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसा। ठीक, अगला ये समझ में आ गया? पहले बेसिक क्लियर। ठीक, इनकी डिस्कवरी। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाना है। ठीक है, दो 3 लॉ है इसमें, मेनली तो दो ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो इसको ध्यान से सुनेंगे। मास दे सकता है, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। कि मान लो चाय बनाई सबने, तो जैसे चाय के नॉर्मल कुछ भी बनाते हो, तो 10 ग्राम मान लो तुमने ए मटेरियल लिया, एक ए है एक बी है और ये, ठीक है, ए बी और सी मिलाए। ए लिया 10 ग्राम, बी लिया 3 ग्राम और सी लिया 8 ग्राम। ठीक है, तो कुछ बनेगा नया, नई चीज बनेगी। मान लो नई चीज बनी डी, क्या बना? डी। ठीक है, डी बन गया। अच्छा, इन सबको जोड़े कितना आएगा? 10 + 3 13 + 8 21। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना? 21 ग्राम। तो प्रोडक्ट का भी कितना होना चाहिए? 21 ग्राम। समझ में आया नहीं? सिंपल चीज, जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। समझ में आ गया? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मास को ना क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बस उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा? मास ऑफ रिएक्टेंट होता है बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, ये कहता है कौन? कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया?
हाँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बात बोली गई, ठीक है। ठीक, और डेफिनेशन ये भी लिख लेना बाद में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये बेसिक था, ठीक, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो बोलेगा A प्लस बी रिएक्शन है, C प्लस डी है, ए का मास 3 ग्राम, B का 5 ग्राम, C का गायब कर दिया, D का दे दिया 11 नहीं सॉरी इसका दे दिया मान लो 4, बोलता है C कितना होगा बताओ, तो कैसे करेंगे, देखो मास ऑफ A देख लो ध्यान से, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, ऐसे लिखो ना, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B बराबर होना चाहिए मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D के बराबर, उसका आंसर में से समझ में आ गया। यानी A का मास कितना है 3, B का 5, C का नहीं पता तो C को C मान लो, D का 4, तो 3 प्लस 5 कितना होता है 8 माइनस 4, चार। C का कितना आ गया 4 चार। का। ऐसे करके भी आ सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा, हाँ। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ। या फिर चारों का मास दे देता, बोलता चेक करो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है या नहीं करता, तो पहले रिएक्टेंट का निकालोगे फिर प्रोडक्ट का, अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे यस फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करता, याद रहेगी ये चीजें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा लास्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये शायद मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, ध्यान सुनेंगे कि मान लो हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे, तो हर किसी को मैंने बोला बोतल पानी भर के लाना, याद है, ऐसे कुछ बताया था मैंने पहले भी, ठीक है। तो बात ऐसी है, मान लो एक A है, एक B है, एक C, ठीक है, 3 जने, A को मैंने बोला भाई पानी भर के लाना, वो लेके आया, मस्त वाला पानी बोला, हैंडपंप का पानी, अच्छे बताए B था अमीर थोड़ा, तो B को बिस्लरी लाया वो, बिस्लरी, ठीक है। C वाला लाया, सोने का पानी, C वाला है सोने का पानी, वो लाया टैप वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा पानी भर के लाए, ठीक है। अब मेरे क्या बताओ, पानी तो सेम ही होगा ना, हाँ। पानी का फॉर्मूला क्या होगा H2O, चाहे कहीं का पानी का फॉर्मूला क्या होगा H2O। अब मेरी बात ये सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1, समझ में आ गया। एक। तो इससे क्या पता लगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा कंबाइन जो होते हैं वो किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब उनका जो कंबाइन होने का जो सीक्वेंस होता है ये समझ लो, या कंबाइन होने का तरीका जो होता है वो फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स। ऐसा थोड़ी है कि भैया जैसे हम लोग लेके आते हैं भर के पानी, क्या बोलते हैं कैंट का पानी, तो ऐसे थोड़ी वो H3 हो जाएगा, नहीं वो H2O ही तो होगा, हाँ। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक। समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि उनका रेशियो फिक्स्ड है, क्या है उनका रेशियो, क्या है फिक्स्ड। एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, क्लियर हो गया। तो ये कहते हैं हम लोग क्या, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी के साथ ये लॉज भी खत्म हो गए, ठीक है। कल तुम्हें शीट भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। चलो फिर जाओ।